Hello student, welcome to my class. Today I am going to take class 10 Geography chapter 1. This is the part 2 of resource and development. इससे पहले ही हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है. ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है. तो आइए कंटिन्यू करते हैं उस चैप्टर को. पिछले चैप्टर में हमने देखा रिसोर्स क्या होता है, किस तरह से आप रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हो और क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कैसे प्लानिंग के थ्रू आप अपने कंट्री में सस्टेनेबल डेवलपमेंट ला सकते हो. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्स एंड सॉइल रिसोर्स के बारे में आगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं लैंड रिसोर्स. तो जो लैंड रिसोर्सेस है ना, उसको आप डिवाइड कर सकते हो रिलीफ फीचर्स के बेसिस पे. यानी आपको पता है कि लैंड में प्लेन एरिया भी होता है, प्लेटू भी होता है, माउंटेन भी होते हैं. तो जो अपने इंडिया में तो तीनों ही चीजें हैं, प्लेन भी है, प्लेटू भी है, माउंटेन भी है. तो हमारे इंडिया में जो लैंड है वो आपके प्लेन एरिया में 43%, माउंटेनियस एरिया में 30% एंड प्लेटू एरिया में 27% लैंड आपको मिलता है. तो जो प्लेन एरिया में जो लैंड मिलता है वो आप एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हो. प्लेटू एरिया में मिलने वाले लैंड से आपको बहुत सारे मिनरल्स मिल सकते हैं क्योंकि प्लेटू इज ए गुड सोर्स ऑफ मिनरल. साथ में आप जो माउंटेनियस एरिया में जो लैंड आपको मिलता है आप उसको यूज कर सकते हो. माउंटेनियस एरिया की लैंड को आप यूज कर सकते हो टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए. साथ में माउंटेन से आपको बहुत सारी रिवर्स के सोर्सेस भी मिलते हैं. ठीक है, तो इस तरह से जो आपके जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन आपके कंट्री में है. तो इतने सारे लैंड आपके पास हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये लैंड डिग्रेड हो रही है, इसकी क्वालिटी खत्म होती जा रही है, इसकी फर्टिलिटी डिक्रीज होती जा रही है और ये कल्टीवेशन के लिए अनफिट होते जा रहा है, इसका डिग्रेडेशन होते जा रहा है. तो यही बेसिक प्रॉब्लम है. इससे पहले आप देख लो कि पाई डायग्राम के थ्रू आप अपना जो लैंड रिसोर्स आपकी कंट्री में है उसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हो. इस तरह से जब आप अपना लैंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट करोगे तो इट विल लुक वेरी ब्यूटीफुल. तो आप दिखा सकते हो पाई डायग्राम के थ्रू. रफली आप पाई डायग्राम बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि एंगल ले लेके ही बनाओ. तो आप रफली बना के दिखा सकते हो कि 43% आपका प्लेन है, आपका 27% आपका माउंटेन है एंड 30% आपकी कंट्री में जो लैंड है वो प्लेटू फॉर्म में है. तो अब हम देखेंगे लैंड डिग्रेडेशन की. आपको पता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका लैंड डिग्रेड हो रहा है. तो डिग्रेडेशन क्या होता है? जब आपकी लैंड की क्वालिटी कम हो जाती है, चाहे नेचुरल प्रोसेस के थ्रू या ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू, किसी भी थ्रू अगर आपकी लैंड की क्वालिटी खत्म हो रही है, कम हो रही है, तो वो लैंड डिग्रेडेशन है. क्या कॉजेस है लैंड डिग्रेडेशन का? पहला कॉज है ओवर ग्रेजिंग. जब ये जो जानवर जो हमारे खेतों में ग्रेजिंग करते हैं, चढ़ते हैं घास को, अगर वो ओवर ग्रेज हो जाए ना तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है लैंड के लिए. स्पेशली राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में ये ओवर ग्रेजिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है. वाटर लॉगिंग के कारण, ओवर इरिगेशन के कारण भी प्रॉब्लम आती है सॉइल में, क्योंकि ज्यादा दिनों तक वाटर लॉग होके ठहरा हुआ रहेगा अगर जमीन पर, तो वो जो सॉइल है उसकी सैलिनिटी एंड एल्कैलिनिटी दोनों को बढ़ा देगा और लैंड को डिग्रेड कर देगा. साथ ही जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है, इतने पोल्यूटेड वाटर्स एंड दूसरे तरह के वेस्ट जो निकलते हैं इंडस्ट्री से, वो आपके लैंड एंड वाटर को पोल्यूट करते हैं और उसको डिग्रेड करते हैं. जो फोर्थ रीजन है आपके लैंड डिग्रेडेशन का वो है डिफॉरेस्टेशन एंड माइनिंग एक्टिविटी. डिफॉरेस्टेशन, ये फॉरेस्ट होते हैं, जो ये ट्रीज होते हैं, वो आपके सॉइल को बांध करके रखते हैं, वाटर को ऑब्जॉर्ब करके रखते हैं और ये लैंड के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए. जब आप डिफॉरेस्टेशन करते हो तो आपके लैंड को नुकसान पहुंचता है. माइनिंग एक्टिविटी से भी आपके लैंड को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि जब माइनिंग करते हो, ट्री को कट करते हो सबसे पहले तो माइनिंग करने के लिए, उसके बाद वहां पे बर्निंग जैसे प्रोसेस करते हो जिससे आपके लैंड को डैमेज पहुंचता है. जो माइनिंग की जो प्रोसेस होती है ना, जैसे कि ग्राइंडिंग करते हैं, जब उसको ग्राइंड पाउडर जैसा मतलब छोटे छोटे में बनाया जाता है, तो ग्राइंडिंग जब किया जाता है लाइमस्टोन का, जैसे लाइमस्टोन की ग्राइंडिंग होती है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, और कैल्साइट एंड सर्पस्टोन की ग्राइंडिंग होती है सेरेमिक इंडस्ट्री के लिए. तो जब आप ये ग्राइंडिंग करते हो ना, जब अपने मिनरल्स का, तो क्या होता है, मिनरल्स की जो डस्ट होते हैं, छोटे छोटे मिनरल्स के पार्टिकल डस्ट बन करके उड़ जाते हैं और जमीन पर फैल जाते हैं, तो आसपास के जमीन को डिग्रेड कर देते हैं. जब ये मेटल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं आपके जमीन पर स्प्रेड हो जाते हैं,
तो वो जमीन पे फिल्ट्रेशन स्टॉप कर देते हैं, वाटर फिल्ट्रेशन स्टॉप कर देते हैं, वो लैंड को फिल्टर मतलब फिल्टर करने से रोक देते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, जैसे कि लैंड क्या होता है उसमें जब बारिश होती है, पानी गिरता है जमीन पर, तो फिल्टर होके वो अंडरग्राउंड चला जाता है और अंडरग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन करता है। तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स जो मिनरल से निकल रहे हैं वो जब जाता है ना, तो वो फिल्टरेशन ऑफ वाटर को स्टॉप कर देता है। तो इससे आपका लैंड वाटर को ऑब्जर्व करके रिटेन नहीं कर पाता ग्राउंड वाटर पे, और इससे भी आपके लैंड को नुकसान पहुंचता है। तो ये वेरियस रीजन है जिसके कारण आपके लैंड डिग्रेड हो रहे हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, कैसे बचाया जाए लैंड को? एफॉरेस्टेशन करके बचा सकते हो, पेड़ लगाइए, ग्रेजिंग को एक लिमिट क्वांटिटी में कीजिए। जब आपको इंडस्ट्री से वेस्ट को डिस्चार्ज करना है तो पहले उसका ट्रीटमेंट कीजिए, स्ट्रिक्ट लॉ बनाइए इंडस्ट्रीज के लिए, प्रॉपर वे में माइनिंग करिए, लिमिट वे में माइनिंग कीजिए। तो इस तरह से जब आप मेजर यूज करोगे आप अपने लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हो। तो जो लैंड का पैटर्न हम देख लेते हैं, किस तरह से लैंड को वेरियस पर्पस में यूज किया जाता है। तो इसको फॉरेस्ट के लिए यूज किया जाता है। कुछ लैंड होते हैं जो आपके अवेलेबल नहीं होते हैं कल्टीवेशन के लिए, जैसे कि जो बैरन एंड वेस्ट लैंड होते हैं जो कि कल्टीवेशन के लायक नहीं होते हैं। और कुछ लैंड होते हैं जो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में आपने उसको लगा रखा है, यानी कि आपने उसमें या तो आपने उसके ऊपर घर बना रखे हैं या फैक्ट्री बना रखी है या रोड बना रखा है, कोई भी नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए आपने उसको यूज किया है। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स कौन से होते हैं, जो ये घास वास उगाने के लिए, पास्चर उगाने के लिए यूज किया जाता है लैंड, वो होता है। फिर जो मिसलिनियस ट्री और क्रॉप ग्रुप्स के लिए इंक्लूड किया जाता है, वो भी आपके आता है अंडर अनकल्टिवेटेड लैंड की कैटेगरी में। और जो कल्चरल लेवल वेस्ट लैंड होता है, जो कि एक्चुअली मोर देन 5 ईयर से खाली पड़ा हुआ है, उसमें कल्टिवेशन नहीं हो रहा है, वो भी कल्टिवेबल लैंड के कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है फैलो लैंड का। तो फैलो लैंड आपका 2 टाइप्स का होता है, एक होता है करंट फैलो और एक होता है अदर देन करंट फैलो। तो करंट फैलो क्या होता है, जब आपने उसमें कल्टीवेशन नहीं किया और 1 साल या लेस देन 1 ईयर आपने उसको खाली रखा है। कभी कभी क्या करता है फार्मर, उसमें खेती नहीं करता, एक साल के लिए उस लैंड को खाली छोड़ देता है ताकि उसकी फर्टिलिटी फिर से इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो या फिर किसी और रीजन से उसको खाली छोड़ देता है 1 साल के लिए या 1 से कम साल के लिए, कुछ महीने के लिए इसको छोड़ देता है, तो उसको कहते हैं करंट फैलो। और जब उसको खाली छोड़ता है 1 से 5 साल के लिए, तो वो कहलाता है अदर देन करंट फैलो। ठीक है, तो इस तरह के जो लैंड आप यूज करते हो अपने डिफरेंट पर्पस के लिए। नेट सोन एरिया क्या होता है, नेट सोन एरिया जितने एरिया में आपने खेती करी है। तो जब आप एरिया जो सोन हो रहा है वंस या इन एग्रीकल्चर ईयर, एक बार भी अगर एग्रीकल्चर ईयर में जो एरिया सोन होता है, ठीक है, प्लस आपका सोन एरिया, दोनों एरिया को, नेट सोन एरिया को और जो वो जगह जहाँ पे एक बार भी अगर साल भर में एक बार भी खेती हो रही है, उन दोनों एरिया को आप प्लस कर दोगे तो आपका आ जाएगा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया को निकाल सकते हो। अब लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। तो जो लैंड यूज पैटर्न होता है, जिस तरह से लैंड को यूज किया जा रहा है, इसके कई फैक्टर्स हैं, जैसे कि फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, कई फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं। फिजिकल फैक्टर्स क्या होता है, फिजिकल फैक्टर मतलब कि जो नेचुरली अवेलेबल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि किस तरह की टोपोग्राफी है, किस तरह का क्लाइमेट है, किस तरह की सॉइल है वहाँ की, वो डिसाइड करती है कि आप इस लैंड को किस लिए यूज करोगे। दूसरा होता है ह्यूमन फैक्टर, ये भी डिसाइड करता है कि लैंड किस तरह से यूज होगा, कितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है, कैसी टेक्नोलॉजी उनके पास है, किस तरह का कल्चर और ट्रेडिशन उनका चला आ रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स आपका डिसाइड करता है कि आप अपने कंट्री का लैंड पैटर्न, कैसे आप अपने कंट्री के लैंड को यूज करोगे। तो इंडिया में जो टोटल लैंड अवेलेबल है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। पर जो डेटा हमारे पास प्रेजेंट है कि कितने मतलब कौन से लैंड कहाँ पे किस पर्पस के लिए यूज हो रही है, वो सिर्फ हमें 93% ऑफ लैंड का पता है। हमें इंडिया के 93% लैंड का पता है कि ये यहाँ यूज हो रही है, ये यहाँ यूज हो रही है, बाकी का हमें पता नहीं है। बाकी का मतलब कि समझ लो कि जो जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट है ना, उसको पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है, कुछ को चाइना ने ऑक्युपाई कर रखा है, और कुछ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के, उनके अभी तक डाटा कम्प्लीटली हमारे पास अवेलेबल नहीं है। देखो, आप जब आप कंपेयर करोगे 1960-61 का 2008 और 2009 के डेटा से, देखो यहाँ पे कंपैरिजन आपके बुक में
पाई चार्ट में कंपेयर किया गया है कि किस तरह से लैंड को डिफरेंट डिफरेंट पर्पस में यूज किया गया था 1961 में और 2008 एंड 2009 में। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि लैंड अंडर परमानेंट पास्चर जो हुआ करते थे वो डिक्रीज हो गए हैं और सोन एरिया आपके कंट्री का सोन एरिया आपका थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। ठीक है, ये जो अदर देन करंट वैल्यू ये सब जो यूज में लाने लगे और नेट सोन एरिया को जो बढ़ाया जाने लगा, जैसे परमानेंट पास्चर को कम करके या करंट वैल्यू लैंड्स को यूज करके, जिस तरह से भी आपने अपना नेट सोन एरिया जब बढ़ाया तो क्या हुआ, आपके पास जो लैंड आया वो एक्चुअली पुअर क्वालिटी का था। तो पुअर क्वालिटी के लैंड में जब आप कल्टीवेशन करोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत हाई हो जाएगा, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं आएगा और ये आपका वंस या ट्वाइस, एक बार या 2 बार आप कर सकते हो 2-3 सालों में। इसमें कल्टीवेशन लगातार आप उस पर कल्टीवेशन नहीं कर सकते क्योंकि वो थोड़ी पुअर क्वालिटी की लैंड होती है। तो इससे क्या है, नेट सोन एरिया तो इंक्रीज हो गया मगर वो जो एरिया इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया गया वो एक्चुअली अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। तो जो नेट सोन एरिया है डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि आपने जो नेट सोन एरिया मतलब पूरे कंट्री का एक नहीं है। अब आप देखोगे पंजाब और हरियाणा में 80% से ज़्यादा लैंड नेट सोन एरिया में है। दूसरी तरफ आप जो अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को देख लो, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड को देख लो, तो यहाँ पे जो नेट सोन एरिया काफ़ी कम है, 10% से भी कम है। ठीक है, तो हर जगह नेट सोन एरिया एक जैसा नहीं है। और जो फॉरेस्ट के अंदर जो लैंड होना चाहिए वो 33% होना चाहिए। एक्चुअली हर कंट्री को 33% लैंड अपना फॉरेस्ट के लिए रखना चाहिए, मगर वो भी हमारे कंट्री में उतना करेक्ट नहीं है, उतना ज़्यादा हमने फॉरेस्ट के लिए लैंड को नहीं रख रखा है। तो कुछ लैंड जो हमारे हैं वो हमारे कंट्री में कुछ लैंड वेस्ट लैंड भी हैं, क्योंकि कुछ एरिया जो रॉकी रीजन है, डेजर्ट रीजन है, इनको आप कल्टीवेशन के लिए तो यूज़ कर नहीं सकते हो, तो इसलिए, और या तो कुछ लैंड आपके नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी यूज़ होते हैं, तो इस वजह से कुछ लैंड को हम एक्चुअली कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस तरह से आप कंपेयर करके पाई चार्ट में कंपेयर करके दिखा सकते हो कि किस तरह से लैंड डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ हो रहा था पुराने समय में और फिर अब। ठीक है, अब हम देखेंगे सॉइल रिसोर्स के बारे में। लैंड रिसोर्स के बाद हम देखेंगे सॉइल रिसोर्स के बारे में। सॉइल भी आपका रिन्यूएबल रिसोर्स है, आप इसको लगातार यूज कर रहे हो, कई सालों से यूज कर रहे हो और कई सालों तक उसको यूज करोगे ही। इसी में प्लांट होता है, इसी में लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके होते हैं। ठीक है, तो सॉइल का प्रॉब्लम क्या होता है? सॉइल का प्रॉब्लम होता है सॉइल इरोशन। जब आपका सॉइल का जो टॉप कवर होता है वो डिन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर, जब डिन्यूडेशन होती रहती है, उड़ जाती है, हट जाती है, वॉश हो जाती है, जो टॉप सॉइल होता है वो वॉश हो जाता है, तब उसको कहते हैं सॉइल इरोशन। क्यों होता है ये? कुछ तो ये नेचुरल प्रोसेस के कारण होता है, जैसे विंड, वाटर, ग्लेशियर, ये सब के कारण जो ये नेचुरली फ्लो हो रही है ये भी सॉइल इरोशन करती हैं। कुछ होता है दूसरे कारण, कुछ दूसरे कारण के कारण भी सॉइल इरोशन होता है, जैसे डिफोरेस्टेशन कर दिया, ओवर ग्रेजिंग कर दी, कंस्ट्रक्शन वर्क कर दिया, माइनिंग वर्क कर दिया, तो इस तरह की रॉन्ग मेथड ऑफ फार्मिंग कर दिया, तो ये मेथड भी, ये सारे रीजन भी आपका सॉइल इरोशन कराती है। तो सॉइल इरोशन कुछ नेचुरल वे से भी होता है, कुछ ह्यूमन एक्टिविटी के कारण भी सॉइल इरोशन हो रहा है, और सॉइल इरोशन इज अ बिग प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री। तो इस तरह से अगर आपको सॉइल का जो हॉरिजॉन दिखाना पड़ा, आपको प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल दिखानी पड़ी, तो आप इसको डिवाइड करके दिखा सकते हो। नीचे आपका सबसे पहले तो पैरेंट रॉक होता है, क्योंकि सॉइल तो रॉक से बनता है, तो नीचे आपका सबसे पहले रॉक होता है। रॉक के जब वो टूट जाता है तो छोटे छोटे पार्ट में विडर्ड हो जाता है। विडर्ड क्या होता है? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो वो विडर्ड पैरेंट रॉक मटेरियल कहलाता है। जो थर्ड लेयर होता है वो सब सॉइल होता है। तो ये जो सब सॉइल होता है इसी में रूट होते हैं आपके प्लांट्स के, और टॉप सॉइल जिसमें आपका प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, तो ये 4 आप लेयर ऑफ सॉइल दिखा सकते हो अगर आपको दिखाने के लिए जब आपसे पूछा जाए तो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो सॉइल इरोशन हो रहा है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो काउंटर प्लगिंग के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जब आप प्लगिंग करें तो आप सॉइल के वाटर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में प्लगिंग करें।
क्योंकि अगर आप वाटर फ्लो के डायरेक्शन में प्लगिंग करते जाओगे तो आपका वाटर के थ्रू सॉइल पूरा इरोड होके उड़ जाएगा, बह जाएगा आगे की तरफ। तो आप उसको जब प्लगिंग करते हो तो आपको प्लगिंग कैसे करनी है, आपको वाटर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करनी है। एफॉरेस्टेशन करना है, शेल्टर बेल्ट बनाना है ताकि आप सॉइल इरोशन को रोक सकें। क्योंकि जब ये जो ट्रीज होते हैं ना, ये ट्रीज आपकी सॉइल को बांध करके रखते हैं, ठीक है, इसको पकड़ के जकड़ के रखते हैं। इनके रूट्स जो होते हैं वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं जोर से, तो इससे सॉइल इरोशन नहीं होता। हवा के कारण सॉइल जल्दी उड़ता नहीं है या पानी की वजह से सॉइल जल्दी वॉश अवे नहीं हो जाता। तो ये एफॉरेस्टेशन आपका जरूरी है सॉइल इरोशन को रोकने के लिए। शेल्टर बेल्ट क्या होता है, जब लाइन से आप रो बना देते हो, ट्री का एक लाइन से ट्री को लगाते जाओ एक लाइन से और घेर लो किसी जगह को, तो क्या होगा, जो ये विंड के कारण सॉइल इरोशन होता है ना, विंड आपका जो ट्री होती है ना, विंड के फ्लो को रोकती है। अगर कोई लैंड ट्री से घिरा हुआ है, रो ऑफ ट्री से घिर के है, तो उससे क्या होगा, वो ट्री उस हवा की तेजी को रोक देगी, उसको उतनी तेजी से अंदर घुसने नहीं देगी। तो जब वो हवा नहीं घुस रहा है अंदर की पार्ट में, तो वो हवा के साथ सॉइल को उड़ने से रोक देगी एक्चुअली, ठीक है। तो वो हवा के फ्लो को रोकने के लिए ट्री को प्लांट किया जाता है एक लाइन से, ठीक है। तो जब आप हवा के फ्लो को रोक दोगे ना, तो हवा से जो सॉइल इरोशन होता है उसको आप रोक सकते हो। इसको कहा जाता है शेल्टर बेल्ट। जब आप उसको लाइन से ट्री को प्लांट करते हो ताकि वो हवा की फ्लो को रोक सके और स्लो कर दे सॉइल इरोशन को, ठीक है। एक होती है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, जब आप माउंटेन्स में आप देखे होगे कई पिक्चर्स में, स्टेप में माउंटेन्स कट होता है और उस माउंटेन्स के में सीढ़ी बना देते हो आप माउंटेन में और उसमें खेती करते हो। तो टेरेस फार्मिंग बहुत जरूरी है। अगर आपको फार्मिंग करनी है माउंटेन एरिया में तो आपको टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए। माउंटेन्स को स्टेप में कट करके फार्मिंग करनी चाहिए। ये सॉइल इरोशन को रोकता है, ठीक है। आप ग्रासेस भी ग्रो कर सकते हो, जैसे क्रॉप्स के बीचों बीच में एक क्रॉप का लेयर लगाया, उसके बाद आपने ग्रास का एक स्ट्रिप लगाया, तो इससे आप क्या होता है, ग्रास भी आपके रोकती है सॉइल को इरोड होने से, क्योंकि वे हवा के फ्लो को रोकती है। तो ये इसको कहा जाता है स्ट्रिप फार्मिंग। जब आप क्रॉप्स के लेयर के बीचों के बाद एक लेयर आपने एक स्ट्रिप आपने ग्रास का लगा दिया ना, तो ये इसको कहा जाता है स्ट्रिप फार्मिंग। और ये ग्रासेस भी उगा करके हम अपने सॉइल इरोशन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट, आप ओवरग्रेजिंग को कंट्रोल करके भी सॉइल इरोशन को रोक सकते हैं। तो ये वेरियस सॉल्यूशन है जिसके थ्रू आप अपने प्लेस में सॉइल इरोशन को कम कर सकते हो। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल देखेंगे, पर इससे पहले आप ये जान लो कि मिलियंस ऑफ ईयर लगता है सॉइल को फॉर्म होने के लिए। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जैसे किस तरह का सॉइल आपके प्लेस में मिलेगा वो डिपेंड करता है वहां के रिलीफ फीचर में। रिलीफ फीचर यानी कि वो माउंटेनियस एरिया है, प्लेटू एरिया है या प्लेन एरिया है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह के पैरेंट रॉक से, क्योंकि रॉक से ही अल्टीमेटली सॉइल बनता है, तो किस तरह का पैरेंट रॉक वहां पे मिलता था, किस तरह की क्लाइमेट थी वहां की, किस तरह के फ्लोरा एंड फौना हुआ करते थे वहां पे, कितना टाइम लगा है उस सॉइल को फॉर्म करने के लिए। तो ये सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं कि किस तरह का सॉइल उस रीजन में मिलेगा। तो सॉइल में आपके ऑर्गेनिक फैक्टर जैसे ह्यूमस और नॉन ऑर्गेनिक फैक्टर दोनों ही मिलते हैं। और सॉइल बहुत ही कैटेगरीज के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो अब हम देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में, वो देखेंगे एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल जो होता है ना, स्पेशली नॉर्थन इंडिया में, नॉर्थन प्लेन्स में ये बहुत ज़्यादा मिलता है। राजस्थान, गुजरात और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी ये मिलता है आपको। ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल होता है जिसमें पोटास, फॉस्फेरिक एसिड और लाइम के कंटेंट अच्छे होते हैं। ये शुगर कैन, पैडी, वीट और दूसरे सीरियल क्रॉप को ग्रो करने के लिए बेहतरीन होता है, ठीक है। और ये आपका सैंड, सिल्ट, क्ले जैसे चीजों से बना होता है जिसको रिवर लेकर के आती है। एक्चुअली रिवर द्वारा लाए गए मिट्टी से ही एलुवियल सॉइल बना रहता है। तो ये आपका बहुत ही रिच होता है। इसके पार्टिकल्स जनरली फाइन होते हैं और कहीं कहीं आपको इसके बिग साइज ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कि लार्ज ग्रेन पार्टिकल्स यानी कि सॉइल के पार्टिकल्स आपको बड़े बड़े भी दिख सकते हैं किसी जगह पे। स्पेशली पेडिमेंट प्लेन वो होता है जो माउंटेनियस एरिया में मिलता है और जो माउंटेन के इरोशन के बाद बना हुआ प्लेन को बोला जाता है पेडिमेंट प्लेन। तो ये आपका जैसे कि द्वार, चाउस, तराई जैसे रीजन में आपको
मिल जाएगा। तो कुछ जनरली इसके फाइन पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, मगर कहीं कहीं इसके पार्टिकल्स थोड़े से बड़े होते हैं, जैसे कि द्वार, चवोस एंड तराई में। तो ये जो आपका एलुवियल सॉइल होता है ये 2 कैटेगरीज का होता है, एक होता है बंगर और एक होता है खादर। इसको आपने 9th क्लास में भी ये कॉन्सेप्ट देखा था। तो बंगर और खादर क्या होता है? बंगर होता है ओल्ड एलुवियल सॉइल और खादर होता है न्यू एलुवियल सॉइल। तो भंगर जो होता है इसमें जो कंकर नोड्यूल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, मगर खद्दर में दूसरी तरफ ये जो कंकर नोड्यूल्स के पार्टिकल्स होते हैं वो कम होते हैं। बंगर क्योंकि ओल्ड हो चुका है तो वो उसकी फर्टिलिटी थोड़ी कम है, और खद्दर क्योंकि नया नया सॉइल है, ताज़ा है, तो इसकी फर्टिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। तो ये 2 टाइप्स ऑफ आपके एलुवियल सॉइल है। तो ये आपका, इसको भी आप देख लेना, कहीं इसके बीच में अगर डिफरेंस आए तो आप इसके डिफरेंस भी लिख सको। ठीक है, अब हम देखेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में। तो ये ब्लैक कलर में होता है, इसको रेगर सॉइल या कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, क्योंकि ये कॉटन क्रॉप यहाँ पे ज़्यादा होती है। ये दक्कन प्लेटू में, मालवा प्लेटू में और प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र के साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी जो कैपेसिटी होती है वाटर मॉइस्चर को रिटेन करने की अच्छी कैपेसिटी होती है, काफ़ी वाटर मॉइस्चर को रिटेन कर सकता है। इसमें भी आपको कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीज, पोटेशियम, लाइम मिलेगा, मगर फॉस्फेरस कंटेंट इसकी थोड़ी सी कम होती है। जब ये गर्मी का सीजन आता है, जब हॉट सीजन आता है, तो इसमें क्रैक डेवलप हो जाते हैं। इसमें क्रैक्स आपके सॉइल में आपको बीचों बीच क्रैक्स दिखने लगेंगे गर्मी के सीजन में। तो ये क्रैक्स के कारण एरिएशन होता है सॉइल का, मतलब कि हवा मिलती रहती है सॉइल को। ठीक है, और ये काफ़ी स्टिकी हो जाता है, पानी डालते ही ये स्टिकी हो जाएगा। गर्मी में तो इसमें क्रैक आ जाएगी, मगर थोड़ा ज़्यादा पानी डल गया तो तुरंत ये स्टिकी स्टिकी सा हो जाएगा, बिल्कुल चिप चिप। इसलिए इसको तुरंत कल्टीवेट कर दिया जाता है। एक बारिश हुई नहीं कि इसको जल्दी से कल्टीवेट कर दिया जाता है। प्री मानसून सीजन में ही, मानसून स्टार्ट होने से थोड़ा पहले ही इसको कल्टीवेट करके रख दिया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी स्टिकी हो जाता है पानी पड़ते ही। थर्ड जो आपका होता है रेड एंड येलो सॉइल। तो ये आपका लो रेनफॉल क्रिस्टलाइज इग्नियस रॉक जहाँ पे मिलता है वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, ये साउथर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ दक्कन प्लेटू में आपको अवेलेबल मिलेगा। साथ ही आपको ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और साउथ मिडिल गंगा प्लेन में भी मिलेगा, मिडिल गंगा प्लेन के सदर्न पार्ट में। ठीक है, इसका जो ये कलर रेड होता है वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट होने के कारण ना, क्रिस्टलाइन एंड मेटाफॉर्मिक रॉक के साथ जो आयरन कंटेंट होता है उसके कारण ये रेड दिखता है। ये येलो तब दिखता है जब ये हाइड्रेटेड होता है, इसमें पानी जब आ जाता है तब ये येलो कलर का दिखने लगता है। जो 4th टाइप्स ऑफ सॉइल है वो है लैटराइट सॉइल, जो कि लैटर वर्ड से निकला है। लैटर का मतलब होता है ब्रिक, यानी इसके ब्रिक कंस्ट्रक्शन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ये हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर वाले एरिया में मिलता है। ये आपका एसिडिक इन नेचर होता है, इसका pH वैल्यू आपका <6.0 होता है, और यहाँ पे ह्यूमस कंटेंट थोड़ा सा कम होता है। मतलब कि कई जगहों पे इसका ह्यूमस कंटेंट थोड़ा कम होता है, क्योंकि इसकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, बैक्टीरिया मर जाती हैं, तो ह्यूमस फॉर्मेशन नहीं हो पाता। मगर ऐसा नहीं है, ह्यूमस नहीं है तो आप इसमें कल्टीवेशन नहीं कर सकते। फर्टिलाइज़र यूज़ करके, मैन्यूर यूज़ करके, केमिकल्स डाल करके आप इसमें कल्टीवेशन डेफिनेटली कर सकते हो। ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश जैसे प्लेसेस में मिलता है। कुछ आसाम एंड उड़ीसा के साइड भी आपको ये इस तरह के सॉइल मिलेंगे, और ये सॉइल काफ़ी अच्छा होता है टी एंड कॉफ़ी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। जो 5th कैटेगरी की सॉइल है वो आपका है एरिड सॉइल। इसका जो कलर होता है वो रेड से ब्राउन कलर के बीच में होता है। ठीक है, ये इसकी जो टेक्सचर होता है वो सैंडी होता है, सैंडी टाइप का। सैंडी सॉइल जो होता है डेजर्ट टाइप में साइड में जो मिलता है सैंडी सॉइल, उस तरह का टेक्सचर होता है, और नेचर सैलाइन होता है। इस सॉइल को आप यहाँ इस जगह पे आप बहुत देखोगे कि कॉमन सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसकी जो आपका जो जिस जगह पे मिलता है वहाँ का क्लाइमेट काफ़ी ड्राई होता है, हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर होने के कारण क्या होता है, इवापोरेशन बहुत फास्ट होने लगता है। ह्यूमस कंटेंट यहाँ पे कम होता है, वाटर कंटेंट यहाँ पे कम होता है, और यहाँ पे कंकर पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। लोअर लेवल में, जो सॉइल का लोअर लेवल है वहाँ पे कंकर पार्टिकल्स मिलेंगे। कंकर पार्टिकल्स होने के कारण क्या होता है, ये वाटर को ये सॉइल ऑब्जॉर्व नहीं कर पाती, अंडरग्राउंड वाटर मेंटेन नहीं कर पाती। ठीक है,
तो ये आपका ये कैल्शियम कंटेंट के कारण ही होता है कंकर के, तो ये वाटर को अब्जॉर्ब नहीं कर पाती अंडरग्राउंड में। तो ये सारे फैक्टर्स के कारण क्या हो जाता है, ये सॉइल थोड़ा सा अनफिट हो जाता है कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि मॉइस्चर कम है, टेम्परेचर ज़्यादा है, ड्राई क्लाइमेट है और ह्यूमस कंटेंट कम है, मॉइस्चर को रिटेन नहीं कर पा रहा है। तो इस कारण से ये बिल्कुल थोड़ी सी अनफर्टाइल हो जाती है, सॉइल को आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते कल्टीवेशन के लिए। हाँ, मगर ये है कि प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी लगा दो, तो जैसे कि इंदिरा गांधी कैनाल आ गया आपके राजस्थान साइड में, तो खेती होने भी लग गई, तो अच्छे प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी हो तो कल्टीवेशन किया भी जा सकता है, जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान में आपने कर दिखाया। तो मोस्टली ये राजस्थान जैसे साइड्स में आपको देखने को मिलेगा। तो देख सकते हो मैंने आपको पॉइंट वाइज दिया है इसके एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको ये पॉइंट वाइज आप लिखोगे ना तो मार्क्स भी अच्छे आते हैं और आपको याद भी जल्दी होता है पॉइंट वाइज, अगर आप आंसर्स को याद करोगे तो। नेक्स्ट आपका जो लास्ट कैटेगरी है वो है फॉरेस्ट सॉइल। तो ये फॉरेस्ट सॉइल आपको हिली रीजन में मिलेगा, ज़्यादातर हिली रीजन में और हाई रेनफॉल एरिया में आपको मिलेगा, माउंटेनियस एरिया में आपको ये मिलेगा, और ये आपके नॉर्थ इंडिया के हिमालय के आसपास मिला जाता है। नॉर्मली ये फर्टाइल होता है, लूमी एंड सिल्टी होता है, मगर कुछ रीजन ऑफ हिमालय जाओ जो कि स्नो से कवर होता है, वहाँ पे ये थोड़ा सा आपको इसमें लेस ह्यूमस कंटेंट भी मिल सकता है, उतना ज़्यादा फर्टाइल भी नहीं मिल सकता। जो जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ते जाता है ना, तो इसके सॉइल के टाइप्स भी बदलते जाते हैं, क्योंकि ये माउंटेनियस एरिया में है, तो माउंटेन के नीचे पार्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा सॉइल का टाइप, थोड़ा ऊपर पार्ट में जाओगे तो थोड़ा सा डिफरेंट होने लगेगा सॉइल का टाइप्स। ठीक है, तो ये होता है आपका फॉरेस्ट सॉइल जो कि आपके माउंटेनियस एरिया में मिलता है। तो ये आपका एक मैप आपके बुक में दिया गया है, जहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ये जो डिफरेंट 6 टाइप्स ऑफ सॉइल है, जैसे कि आपका एलुवियल सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, तो इस तरह की जो पूरे 6 कैटेगरी के सॉइल है वो कहाँ कहाँ पे इंडिया में मिलता है। तो इस मैप को आप थोड़ा देख लेना, ताकि अगर ये मैप लोकेशन में आपको कह दिया गया कि आप जरा माउंटेनियस सॉइल दिखा दो या ब्लैक सॉइल दिखा दो, रेड सॉइल दिखा दो, तो आप उसको लोकेट कर सको। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस and you like this explanation, and if you like my channel, do subscribe my channel. Thanks for watching student, and happy learning.